नमस्कार साथियों। सुबह में नारा लग रहा हो कि अब की बार 400 पार, और शाम होते होते यह लगने लगे कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर कैसे होगा बेड़ा पार। यह परिस्थिति कल की है, एक ऐसी स्थिति जिसमें वाकई सुबह में भारतीय जनता पार्टी के भीतर जोश था, सरकार के भीतर जोश थी, और ये भरोसा और उम्मीद पूरी थी, चल गई थी कि अब की बार 400 पार अगर नारा लग रहा है तो फिर वो हवा में नहीं है। वो राजनीतिक तौर पर उसकी जमीन काफी मजबूत है। अयोध्या के भीतर राम मंदिर, और उसके बाद इस भारत देश के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, और इन परिस्थितियों के भीतर इस देश के गवर्नेंस, सब कुछ तो अपने मुट्ठी में है। तो फिर शाम होते होते गृह मंत्रालय ही नहीं बल्कि पीएमओ के भीतर भी फोन खटखटाने लगे थे, और ये इस देश के खास तौर पर उसी मध्य भारत के भीतर, उसी हिंदी क्षेत्रों के भीतर जिले दर जिले लगातार सीएम ऑफिस से फोन जाने लगे, और यह पता लगाने की कोशिश की जाने लगी कि दरअसल स्थिति अब है क्या। क्या सच में इस देश के भीतर ड्राइवरों के भीतर इतना आक्रोश भर गया है, या फिर ड्राइवर इतनी बड़ी संख्या में हैं, या फिर ड्राइवरों का आक्रोश और उनकी संख्या कहीं राजनीतिक तौर पर ऐसा रंग तो नहीं दिखा देगी। जिस उम्मीद और जिस आश्रय भारतीय जनता पार्टी आगे चल पड़ी है, उसमें ऐसी हड़तालें सेंध तो नहीं लगा देगी। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके भीतर एक के बाद एक आते हुए टेलीफोन कॉल्स ये खास तौर पे बता रही थी कि बहुत मुश्किल है। जिस कानून के दायरे में केंद्र सरकार चल पड़ी है, उसको जमीन पे कोई बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। सवाल था कि एक कानून संसद के भीतर ठप्पा लगा, और उसका पाठ किसी दूसरे ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसका पाठ किया था। फिर ऐसी गड़बड़ी कहां पे हुई जहां पर इस देश की नब्ज को जब कानून बन रहा था तब नहीं पढ़ पाया और अब पढ़ेंगे। सवाल ये सबसे बड़ा था, इसमें कितना वक्त लिया जाना चाहिए, और सिर्फ 3.5 घंटे ही लगे जब देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्ट आने शुरू हो गया और यह बताना शुरू कर दिया कि दरअसल मुश्किल होगी। ये टेलीफोन के जरिए क्या कुछ कहा जा रहा था, उससे पहले जरा 2-3 बातें और आपको स्पष्ट कर दे। क्या सच में अब की बार 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी इस उम्मीद और इस आश्रय लगा रही है कि राजनीतिक जमीन इतनी वाकई मजबूत है, लेकिन सच कहीं ज्यादा गहरा है। इस सच के पीछे अगर पर्दों को जरा हटा के देखिएगा तो 2-3 बातें साफ तौर पे अब नजर आने लगी है, जिसने कल खतरे की घंटी बजा दी थी। पहली बात तो ये होती है कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में 37% वोट पड़े थे। अगर 2% वोट अगर कम हो जाते हैं इस देश के भीतर में उसके अपने अगर, तो एक ही झटके में वह बहुमत का राग भूल ही जाएगी, और उसकी स्थिति बहुत ही नाजुक हो सकती है। और खास तौर पर जो गठबंधन वाले राज्य जहां पर विपक्ष एकजुट खुद को कर रहा है, वहां पर स्थिति कहीं ज्यादा नाजुक होगी। और इस पूरे प्रक्रिया के भीतर हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का गणित भी कहीं आकर के खड़ा ना हो जाए सामने, लेकिन उत्तर प्रदेश के भीतर अयोध्या, रामलला मंदिर, प्राण प्रतिष्ठा, और उसके बाद महीनों भर जो कुछ भी होना है उससे भारतीय जनता पार्टी के भीतर बेचैनी नहीं है। उसको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के भीतर पिछली बार 62 जीते थे तो इस बार 72 पार जीतेंगे। लेकिन जो स्थिति इस देश के भीतर अलग अलग मुद्दों को आश्रय, उसके भीतर कोई दूसरी स्थिति कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को बेचैन करने वाली है, क्योंकि जो जानकारियां सामने निकल के आती है और जो अलग अलग रिपोर्ट दिल्ली दरबार तक कल 3.5 घंटों के भीतर पहुंचनी शुरू हुई, उसने बाकायदा जो कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, ट्रक के हैं, टैंकर्स के हैं, उनके लोगों को भी लगाया गया कि इतना गुस्सा, इतना आक्रोश कहीं इस भारत देश की इकोनॉमी की दलदल को उखाड़ फेंक तो नहीं देगा, क्योंकि इस देश की अर्थव्यवस्था नाजुक परिस्थिति से गुजर रही है। बेरोजगारी के नाम पर, महंगाई के नाम पर, रुपए के उन्मूलन के नाम पे, और इन सारी परिस्थितियों के बीच बाजार के भीतर जो कोर सेक्टर है उसका भी विकास कहीं कम हो गया है, और लगातार वो कम हो रहा है। यह एक ऐसी परिस्थिति थी जिसके भीतर किसी भी आर्थिक मुद्दे को अगर आपने छू डाला तो कड़ी दर आगे बनते चले जाएंगे, और उस कड़ी को बनने के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार या फिर मोदी सत्ता
उस अवस्था के ऊपर खड़ी नहीं हो सकेगी जहां पर इस दौर में वह निशाने पर इंडिया गठबंधन को लेती है, गठबंधन के अंतर्विरोध को लेती है, राम मंदिर की उपलब्धि बताती है, 370 का जिक्र करती है और अब सीए एनआरसी के जरिए इस भारत देश में ध्रुवीकरण की राजनीति की दिशा में वह कदम आगे बढ़ा चुकी है। तो फिर क्या राजनीतिक तौर पर दोबारा उन फोन कॉल्स और उन फोन कॉल से पहले इस देश की सामाजिक आर्थिक स्थितियों को टटोलने की कोशिश की जरा कीजिएगा। तो 2-3 सवाल कल के फोन कॉल के माध्यम से 2-3 सवाल बहुत साफ तौर पे दिल्ली तक पहुंच गए। सवाल होता है कि क्या नाजुक आर्थिक स्थिति है इस देश के भीतर घर परिवार को चलाने वालों की। बहुत ही नाजुक स्थिति है। जो विवाहित नहीं है, जो अकेले रहता है वो तो ठीक है, तो ड्राइवर है तो भी चलेगा, या फिर कोई काम करता है तो भी चल जाएगा। लेकिन परिवारों के साथ अगर जी रहा जो व्यक्ति है, जो इस देश के भीतर बहुत ही मुफलिसी में जीता है, उसमें लाभार्थियों की संख्या हो फिर या सीधे बैंक से ट्रांसफर पैसा करने वालों समुदायों का जिक्र ही क्यों ना आप करें, लेकिन उनकी परिस्थिति बहुत नाजुक है। अगर इस देश के भीतर दोबारा से आर्थिक परिस्थितियां अगर किसी मुद्दे के शक्ल में खड़ी हो गई तो फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस पहले हिस्से ने दिल्ली दरबार को डगमगा दिया। दूसरा परिस्थिति होती है, इसमें देर इसलिए भी नहीं किया जाए क्योंकि अभी तो ड्राइवर निकले हैं। कल को अगर तमाम ऑर्गेनाइजेशन अगर निकल गए जो आज आपके साथ गृह मंत्रालय के भीतर बैठे हैं अधिकारियों के साथ, तो उसके बाद बेचैनी पीएमओ के उन नौकरशाहों के जरिए भी नजर आई जो इस देश को राजनीतिक तौर पर मथना चाह रहे थे, क्योंकि नौकरशाही चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। इस देश की सेना को चुनाव प्रचार में लगा दिया गया, इस देश के रेलवे को चुनाव प्रचार में लगा दिया, सरकार अपनी उपलब्धियों के आश्रय लगा दी। इन तमाम बातों का जिक्र अगर करे तो एक बात और स्पष्ट होती है कि इस दौर में जो 400 पार का नारा है भारतीय जनता पार्टी के पीछे, एक डर एक और है कि अगर दक्षिण भारत के भीतर कर्नाटक को अगर गवाते हैं या फिर वहां पर स्ट्राइक रेट में 40% तक की कमी अगर आ जाती है, जो आ सकती है क्योंकि कर्नाटक के भीतर भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है और तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश के भीतर कोई खाता नहीं खुलता है और तेलंगाना के भीतर अगर कांग्रेस आगे बढ़ जाती है तो फिर सारा का सारा बोझ पड़ जाएगा उत्तर प्रदेश के ऊपर, जहां से कम 15 सीट और चाहिए होगा। इस सारे आंकड़े के तहत ही उत्तर प्रदेश के भीतर कहीं ज्यादा मजबूत स्थिति होनी चाहिए और इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से चल रहा है उसके भीतर बीएसपी की एंट्री नहीं होनी चाहिए। ये राजनीतिक सियासी तौर पर जो बिसात बिछ रही है उसका एक नमूना मात्र ही है, क्योंकि भारत देश की राजनीति के भीतर चुनाव से ठीक पहले आप इस देश की लोगों की ऊपर जो बोझ है उसको ढकते हुए जिस रेड कारपेट के सहारे सामाजिक सांस्कृतिक महत्ता के साथ इस दौर में बिछाने का जो प्रयास किया जाता है, उसके भीतर राम मंदिर सबसे अहम भूमिका पे आती है। तो क्या सच में एक के बाद एक टेलीफोन कॉल ने दिल्ली के उस भरोसे को ही डिगा दिया और इसीलिए निर्णय लिया गया कि किसी भी हालत में रात के 10 बजने से ठीक पहले या 10 बजे तक ही सरकार साफ इस बात को कर दे, चाहे संसद के भीतर मोहर कानून के ऊपर लगा दी गई हो, लेकिन जो हिट एंड रन का मामला है उसके अंदर जो 10 वर्ष की सजा और 7 लाख जो फाइन देना जुर्माना भरना है वो अभी लागू नहीं होगा। यानी उसको टाल दिया गया और ये टालने की स्थिति चुनाव तक कम से कम इसके ऊपर खामोशी बरत ली जाए, चुप्पी साध ली जाए और कोई कुछ ना कहे। एक ही तबका होता है जिसका जिक्र कल के वीडियो में हमने किया कि 35 लाख परिवार, 35 लाख ड्राइवर, उससे जुड़ा हुआ लोग, सड़क से जुड़ा हुआ लोग, सब कुछ हम वीडियो में बताए थे कल के वीडियो में। अब सवाल होता है जो कल जो 400 पार का जो नारा इस दौर में लग रहा है, तो दक्षिण भारत की एक तस्वीर प्रधानमंत्री की आंखों के जरिए ही आपको जरूर देखना चाहिए कि प्रधानमंत्री उस दक्षिण के भीतर क्यों घूमते हैं, क्यों चुनाव लड़ने वाले हैं दक्षिण से भी। क्या इस दौर में भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि उसका वोट बैंक वहां पर बन सकता है? वो ऐसी कौन सी परिस्थिति है कि प्रधानमंत्री 2 दिनों तक दक्षिण भारत में और दक्षिण भारत के भीतर रहते हुए टेलीफोन कॉल से दिल्ली में संपर्क साधा? तो जरा दक्षिण भारत की जो तस्वीर है जहां प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है, जो सियासी तौर पर आपके मन में कई सवाल उठा सकते हैं। इंडी गठबंधन को सिर्फ एक ही काम आता है,
एनडीए गठबंधन हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का माध्यम बना दिया है। त्रिशूलपुरम के साथ जिस प्रकार की राजनीति की जा रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस प्रकार की अव्यवस्था सामने आई है उससे भी श्रद्धालुओं को बहुत असुविधा आई है। ये यहाँ की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण। दक्षिण भारत के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं टहल रहे हैं। उनको ये बात पता है कि लोकसभा के चुनाव के भीतर एक एक सीट की जीत कितना मायने रखेगी, और उनको ये भी बात पता है कि केरल के भीतर वामपंथी और कांग्रेस आमने सामने होगा वहां, तो फिर उसके भीतर कहां पर किस वोट के भीतर सेंध लगानी है और फिर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में कैसे खड़ा कर देना है। और जिस सनातन की हवा जो टीएमके के जरिए निकल करके आई, उस तमिलनाडु के भीतर राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर खुद को खड़ा करने के लिए 5 सीटों का लक्ष्य और 5 सीटों के टारगेट के हिसाब से ही इस दौर में नरेंद्र मोदी आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में तमिलनाडु को ला करके खड़ा करना चाहते हैं। सवाल है ये स्टालिन है, ये टीएमके है, डीएमके नहीं है। यानी सियासी तौर पर, सियासी टकराव के तौर पर जो ये राजनीति की टकराना होगा वहां वो तैयार हैं, इसलिए भी क्योंकि दूसरी तरफ इंडिया के शक्ल में तमाम राजनीतिक दल एक साथ है, एकजुट है। फिर सवाल उठता है क्या 37% वोट के ऊपर, जो एक हिसाब से हाईएस्ट वोट वर्तमान गवर्नेंस के लिहाज से है, अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर खड़ा है, तो दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, सीताराम येचुरी, इनकी पार्टियों का अगर जिक्र कीजिएगा, सीपीएम नीतीश कुमार यानी जेडीयू, एनसीपी यानी मतलब शरद पवार, आरजेडी मतलब तेजस्वी यादव या लालू यादव, सीबीआई मतलब डी राजा, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जीएस हेमंत सोरेन, जो इतनी पार्टियों को अगर परसेंटेज अगर इकट्ठा कर देंगे तो ये करीब करीब उस 37% से आगे बढ़ जाती है। तो फिर क्या इसके भीतर क्या बाकी तमाम 28 राजनीतिक दल जो 40% पे आके टिक जाती है, तो क्या एक ही झटके में आपको ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी 37% और इंडिया 40%? अब सवाल होता है कि जिन जिन राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी को जितना परसेंट वोट मिला उसमें से 2% वोट अब जैसे ही कम कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी लड़खड़ाने लगती है। महाराष्ट्र के भीतर उसको करीब करीब 27-28% वोट पर आता, 27.8% वोट, अगर 2% वोट कम होते हैं तो दूसरी तरफ बटी हुई शिवसेना हो, बटा हुआ एनसीपी हो, कांग्रेस एकजुट ही क्यों ना हो, हालांकि इन तीनों के वोट को इकट्ठा कर दीजिएगा तो 50% पार हो जाती है। लेकिन 50 पार ना भी अगर हो, लेकिन दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और उसके साथ अगर 10 से 15% वोट और अगर जुड़ भी जाता है, जो एकनाथ शिंदे हो या फिर अपने तौर पर वहां पर अजित पवार हो, तो भी महाराष्ट्र के भीतर क्या होगा? फिर आपके सामने एक सवाल आ सकता है बिहार का, जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने बूते यहाँ पे करीब करीब 23-24% वोट लिए हैं। दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी और कांग्रेस है। अब सवाल होता है कि इनके वोट जुड़ते ही बहुत आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर एक थ्योरी होगी, एक राष्ट्रवाद चाहिए और एक वोटों के ध्रुवीकरण का मुद्दा चाहिए। इसके बीच में कोई तीसरी सेंध अगर लग जाती है इकोनॉमिक आधार के ऊपर, तो इस देश के भीतर के गवर्नेंस पे, इस देश की अर्थव्यवस्था का सवाल जैसे ही उठेगा वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि इस देश के भीतर में राज्य और केंद्र की लड़ाई भी अर्थ नीतियों को लेकर के ही है, जीएसटी के पैसे के बंटवारा को लेकर के ही है, और आर्थिक तौर पर फेडरल स्ट्रक्चर के भीतर जिसके हिस्से में जो पैसे पहले आता था उसके भीतर भी अब रिजर्व बैंक ने तमाम जगहों पर तमाम राज्यों को ऋण दे करके, लोन दे करके, कर्ज दे करके उसको कर्ज में डुबो दिया, और कर्ज में डूबी हुई सरकार केंद्र से बार बार मदद चाहती है। तो फिर क्या आर्थिक मुद्दा कोई उभर करके ना आए, इसीलिए दिल्ली दरबार की हालत खराब है। और दिल्ली ये भी चाहती है कि अब परसेप्शन के आधार पर चीजें आगे बढ़नी चाहिए। शायद इसी कारण से सिर्फ वही नहीं, बल्कि अगर आप मध्य प्रदेश के भीतर, राजस्थान के भीतर भी अगर देखते हैं, इन दोनों राज्यों के भीतर भारतीय जनता पार्टी 58 और 59% पे है। क्या ये कंटिन्यू कर सकती है?
अगर कंटिन्यू रख सकती है तो फिर इन दोनों राज्यों को अगर आप छोड़ भी दीजिएगा तो उसके बाद अगला सवाल कर्नाटक का आएगा, जहां पर भारतीय जनता पार्टी 51% के साथ खड़ी है। 2% कम होते ही स्थिति नाजुक हो जाएगी। फिर कहिएगा जेडीएस साथ में खड़ी है, तो जेडीएस के हिस्से में जो भारतीय जनता पार्टी से वो लड़ करके जिन वोटों को ले गए थे वो वोट तो फिर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर मुश्किल वहां पे होगी। और शायद यही वह कारण है कि इसके साथ उत्तर प्रदेश के निगाहों में जो है, नजरों में, जो उत्तर प्रदेश के भीतर जो करीब करीब 49.9% तक वोट पड़े थे, अगर यहाँ पर 2% वोट अगर कम हो जाते हैं और दूसरी तरफ जो वहां पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस है, अगर बीएसपी साथ जुड़ जाती है, जो बीएसपी साथ अगर ना आए तो इसकी पूरी व्यवस्था दिल्ली दरबार ने किया है, लेकिन अगर वो साथ जुड़ जाती है तो एक ही झटके में यह 45% तक जुड़ पहुंच जाएंगे और दूसरी तरफ 47% पर अगर भारतीय जनता पार्टी रहती है 2% कम, तो स्थितियां फिर वहां पर नाजुक हो जाएगी और आंकड़ा एक ही झटके में उत्तर प्रदेश के भीतर भी चरमरा जाएगी। अगर वोटों के आश्रय अगर देखें और उसके अर्थव्यवस्था के मुद्दे, जहां पर किसानों का दर्द होता है, बेरोजगार युवाओं का दर्द होता है, और इस तरीके से जो वहाँ पे जो थर्ड समुदाय जो वहाँ पे आंदोलनरत हुआ और एक ही झटके में निर्णय ले लिया कि हम सरकार की नहीं सुनेंगे, हम कानून नहीं मानेंगे, जिस कानून के ऊपर ठप्पा संसद के से लग गया ट्रक ड्राइवर के ऊपर। प्रधानमंत्री दक्षिण भारत की यात्रा पे इस दौर में संसद पे लगी मोहर के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, उसके बाद कानून सरकार कहती है नहीं अभी ये लागू नहीं होगी। संदेश क्या जाता है? संदेश ये जाता है कि 400 पार का नारा जो है और उसके पीछे का जो डर है वो इस देश के भीतर में वोटरों को अपने अनुकूल रख पाना या फिर न रख पाने की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी अब फंस चुकी है। और उसको ऐसा लगता है कि अगर एक एक समुदाय भी अगर साथ से हट गया, अगर शायद इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा अयोध्या का चाहे कार्यक्रम हो, सिर्फ और सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर की दिशा में आगे नहीं बढ़ेगा, वो तमाम भक्तों को जोड़ेगा। उसके भीतर निषाद समुदाय के लिए वहां पर जो महाराजा थे निषाद के, उनकी भी मूर्ति उत्तर प्रदेश के भीतर आपको नजर आएगी सामने। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि एक एक वोट के ऊपर पैनी नजर है बीजेपी की। अब सवाल उठता है कि अगर वोटों के ध्रुवीकरण की राजनीति अगर यहाँ पर नहीं है तो फिर क्या होगा? और शायद यही वो कारण है कि चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हो चाहे डिप्टी सीएम हो, दोनों जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं और दोनों बातों को लेकर के जिस बात का जिक्र एमआईएम के जो ओवैसी जो हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगने लगा कि अगर धर्म के आधार पर या फिर सांप्रदायिकता के आधार पर अगर वोटों का समीकरण हो सकता है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन नायक कौन हो सकता है? देख लीजिए। से ताल्लुक रखने वाले एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस, और वो ये कह रहे हैं कि उनके लिए बड़ा खुशी का दिन था क्योंकि 6 दिसंबर को वहां पर थे और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अरे भाई, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, आप संविधान के ऊपर, आइन के ऊपर ओथ लिए हैं, और आप जिस दिन डिमोलिशन हुआ था उसको आप कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा काम हुआ। वो प्रोवोक नहीं कर रहे हैं, वो इंसाइट नहीं कर रहे हैं। एक डिप्टी सीएम रहकर इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और अगर देवेंद्र फडणवीस को इतना हिम्मत अब आ गई है तो कोर्ट में जाकर कहना था कि हाँ मैंने तोड़ा मस्जिद को। गांधी जी देश के भीतर मंदिर का जिक्र हो रहा, राम मंदिर का जिक्र हो रहा, प्राण प्रतिष्ठा का बात हो रही है, राजनीतिक तौर पर निमंत्रण को लेकर के हो रहा है। उत्तर प्रदेश के भीतर कर्म भूमि कहीं ना कहीं बन चुकी है और इन सबों के बीच हैदराबाद से आवाज आ जाती है मस्जिदों का क्या होगा। और मस्जिदों का सवाल आते ही गिरिराज सिंह कहते हैं कि अभी तो ये झांकी है, आने वाले समय में देखिए क्या क्या बाकी है। यानी राजनीतिक सियासी तौर पर इस देश के भीतर कौन सी रेखाएं ऐसी खींच दी जाए जिसके जरिए 37% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के बरकरार रहे, उसके भीतर और बढ़ोतरी कैसे हो, वो 40% पार तक कैसे पहुंचे। इसके लिए 2-3 बातें बहुत मायने रखते हैं। यदि इस तो भारत देश के भीतर वो हर वोटर खुद को हिंदू मान ले, और हिंदू भी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी जो परिभाषित करती है उस हिसाब से हिंदुत्व माने। वो तो हिंदू तो है, लेकिन हिंदू उसके राजनीतिक सियासी परिस्थितियों के अनुकूल हो जाए। दूसरी अगली बात जो होती है कि एक डर और खौफ, जो भय जो है, जिसके भीतर एक तो मंदिर का सवाल होता है, दूसरी तरफ मस्जिद का सवाल, यह भी होने लगे। लेकिन इसके आगे एक तीसरी परिस्थिति होती है जिसका डर पहली बार कल नजर आया, क्योंकि भारत देश के भीतर पहली बार किसी सरकार ने सरकारी संस्थानों को
नहीं बल्कि अपने प्रचार को में लगा दिया सारे संस्थानों को। उस प्रचार की स्थिति क्या हुई जरा इसको भी देखिए कि यूजीसी को जो कहा गया कि आप तमाम यूनिवर्सिटीज के भीतर जो प्रधानमंत्री की योजनाएं हैं, खासतौर पर स्किल इंडिया, उज्ज्वला योजना और चंद्रयान मिशन, उसको प्रचार प्रसार इस रूप में कीजिए। तो यूजीसी लग गया यूनिवर्सिटीज में। इस देश के भीतर रक्षा मंत्रालय को कहा गया आप सार्वजनिक तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ सेल्फी स्टेचू बनवा दीजिए। नौकरशाही और कलेक्टर के स्तर के जो अधिकारी है उसको भी लगाया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि इन सबों के साथ रेलवे को भी लगाया गया। अब सरकार का डर और खौफ क्या होता है, सिर्फ इस बात से ये समझा जा सकता है कि दरअसल जो 19 जोनल रेलवे के महाप्रबंधक थे उनको कहा गया था कि आपको 3D सेल्फी पॉइंट बनाना है, तो उन्होंने बना दिया। एक आरटीआई लगी और जानकारी मिला कि इसके जरिए कितना पैसा मिला, तो किसी ने जानकारी नहीं दिया, बल्कि सेंट्रल रेलवे से जो पीआरओ होते हैं शिवराज मानसपुरे, उन्होंने एक जानकारी दी कि देखिए इसमें 1.25 लाख रुपए लगे अस्थायी सेल्फी पॉइंट के लिए। जो अस्थायी बनाया गया, जो परमानेंट सेल्फी पॉइंट बनाया गया, उसमें लगा 6.25 लाख रुपए। अब सवाल उठता है कि ये टैक्स पेयर का पैसा होता है और इस तरीके से जोड़ लीजिएगा तो करोड़ों में मामला पहुंच जाएगा। इस देश भर के भीतर जो टैक्स पेयर का पैसा जो सरकार अपने प्रचार प्रसार में लगाती है, तो ऐसे में जिसने जवाब दिया, घबराहट इस हद तक होती है कि उन शिवराज मानसपुरे को एक ही झटके में ट्रांसफर कर दिया गया। डर और खौफ ये था कि आने वाले समय में फिर वो कई चीजें ना बता दे, जबकि उनकी नियुक्ति मई के महीने में हुई थी और दिसंबर के महीने में उनकी विदाई हो गई। इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू है कि मध्य प्रदेश के भीतर एक ट्रक ड्राइवर जब ये सवाल किया कि आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं कलेक्टर के सामने, तो कलेक्टर ने कहा आपकी औकात क्या है। तो इसको लेकर के कल दिन भर बहस होती रही, कलेक्टर को क्यों ड्राइवरों से संवाद करना था। उसके पीछे वही फोन कॉल थे जो फोन कॉल गूंज रहे थे। लेकिन आज क्या हुआ, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए और अपनी बातों में नरमी रखनी चाहिए, आप चाहे कितने बड़े अधिकारी हैं, उन्होंने इस तरह के शब्दों चयन ठीक होना चाहिए, इस तरह के कहते हुए बात उस कलेक्टर को हटा दिया जो शाहजहांपुर मध्य प्रदेश के कलेक्टर थे। अब घबराहट क्या होती है, घबराहट सबसे बड़ी ये हो गई है कि अगर इन परिस्थितियों के भीतर 2% वोट अगर कम हो जाते हैं और 1-to-1 की परिस्थिति अगर इस भारत देश के भीतर में 250 सीटों के ऊपर भी अगर खड़ी हो जाती है, तो फिर एक ही झटके में भारतीय जनता पार्टी के सामने वो तमाम तरह के मुद्दे धरे के धरे रह जाएंगे जिन मुद्दों के आसरे उन्हें उड़ान भरने की शुरुआत की है उन्होंने। और इसके लिए बहुत पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है। आप ध्यान दीजिए 1992 या 1991 में मंडल कमंडल की राजनीति देश भर के भीतर राजनीतिक उफान, और फिर 6 दिसंबर 1992 को जो कुछ भी हुआ, जिस हिसाब से हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये बात मान चुकी थी कि वो सत्ता में अब आएगी। 4 राज्यों को बर्खास्त भी उस दौर में केंद्र सरकार ने कर दिया था, चारों जगहों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन हुआ क्या, सिवाय राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं लौट पाई राज्यों के चुनाव में। जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इतना बहुमत नहीं था कि 13 दिन से ज्यादा सरकार चला पाते, और 13 दिन के बीच में कोई दूसरा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा नहीं हुआ। जबकि उस दौर को अगर 1996 में देखिएगा तो 92 के घटना के बाद 96 का चुनाव पूरे तरीके से उसी रंग में था जिस रंग के भीतर इस देश के भीतर विश्व हिंदू परिषद और संघ चाह रहा था। वो राजनीतिक प्रयोग सफल तो हो गया, लेकिन सत्ता में बहुमत के साथ निर्धारित नहीं कर सके। लेकिन वर्तमान दौर में चाहे संघ से निकले हुए प्रचारक इस देश में प्रधानमंत्री क्यों ना हो, अब ध्यान दीजिएगा कि 2014 के भीतर उन्होंने मंदिर का जिक्र नहीं किया था। मंदिर का जिक्र 2019 से शुरुआत हुई। उस दौर में डेवलपमेंट का जिक्र था, विकास का जिक्र था, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र था, कांग्रेस के करप्शन का जिक्र था, नौकरी का जिक्र था। 19 आते आते मंदिर की दिशा में हाथ बढ़ती है और 2024 उसी रंग में रंग जाती है, इस दिशा में चीजें आगे पहुंच जाती है। आखिर के कुछ सवाल, ये संदेश, क्या इस देश में, इस देश की धड़कनों को राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर सुनने की स्थिति में इस देश के मंत्रालय आ गया है और उनकी अगुवाई इस देश के पीएमओ कर रहा है या फिर गृह मंत्रालय कर रहा है, जो भी कहना है आप कहिए। लेकिन देश भर के भीतर कोई भी मुद्दा
अगर बहुसंख्यक तबके के साथ अगर किसी आंदोलन की शक्ल में अगर उठता है या फिर किसी मुद्दे का विरोध करता है, अगर वह राजनीतिक तौर पर आहत है, तो फिर सरकार झुक जाती है। ये पहला मंत्र होता है। अगला होता है कि इस दौर में जो देश भर के भीतर के आर्थिक मुद्दे हैं, वो आर्थिक मुद्दे चुनावी मुद्दे में बदल जाए, ऐसा न हो, इसके लिए पूरी की पूरी सियासत भारतीय जनता पार्टी की और मीडिया के जरिए जो मंत्र रचा जाता है, उसमें आर्थिक मुद्दे कहीं सामने आना ही नहीं चाहिए। इस दिशा को खास तौर पे ध्यान रखा जाता है। ये दूसरा सवाल होता है। अगला सवाल होता है कि जो इंडिया के भीतर की जो तालमेल की परिस्थितियां हैं, उसके अंतर विरोध और उसके साथ सिर्फ गद्दी प्राप्त करने की परिस्थिति को ही उछाल दिया जाए, जिससे उनके अंतर विरोध में वो फंस करके रह जाए। क्योंकि एक ही झटके में अगर नीतीश कुमार संयोजक के पद पर आते हैं, तो जाहिर सी बात है इसका असर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बहुत बुरा पड़ेगा। क्योंकि बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में वोटिंग पैटर्न एक ही झटके में बदल जाएगी। क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से निकल करके बनारस पहुंचे थे, उत्तर प्रदेश पहुंचे, तो फिर जानते थे उत्तर प्रदेश के जरिए ही दिल्ली पहुंचा जा सकता है। और नया सच ये भी होता है कि इस हिंदी क्षेत्रों के भीतर उसमें भी बिहार, यूपी की राजनीति को जिसने साधा है इस दौर में, और यहाँ की गरीबी, मुफलिसी, बीपीएल कार्ड और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के आंकड़ों के आश्रय भी अगर अर्थव्यवस्था की किसी भी हिस्से को अगर राजनीतिक तौर पे किसी ने उभारा है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल होगा। तो ऐसे में इन सभी सवालों के ऊपर रेड कारपेट दो ही तरीके से डाले जा सकते हैं। एक, प्रचार प्रसार इतना जबरदस्त तरीके से किया जाए कि जो सेल्फी पॉइंट से लेकर के तमाम सरकार की नीतियों के प्रचार प्रसार में हर कोई डूब जाए और इस देश को ढकले पूरी तरह से। दूसरी तरफ राम मंदिर की हवा और सांस्कृतिक और जड़ों की पहचान का जिक्र कुछ इस तरीके से फैला दिया जाए कि जो राजनीतिक जीत के दिशा में एक इतिहास रच दे। बस यही तो पूरा टकराव है। इसके भीतर कहीं भी थोड़ी सी भी अगर आहट होगी तो धड़कनें दिल्ली की बढ़ेगी, जैसे कल ट्रक ड्राइवर के द्वारा बढ़ गई थी।